इंडिया को अमेरिका ने इंडो पैसिफिक और क्वाड के अंदर लीडिंग रोल दिया हुआ था। अमेरिकन टॉप गन्स समझ रहे थे कि इंडिया एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा चीन को कंटेन करने के हवाले से, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जापान भी क्वाड का इंपॉर्टेंट मुल्क रहा है और लंबे अरसे से, कई साल से बाकी के क्वाड की तरह जापान भी इस उम्मीद में था कि इंडिया विल लीड अगेंस्ट चाइना, और जापान भी फिर ये सोच रहा था कि इंडिया को फिर हम अपनी सिक्योरिटी के हवाले से कोई ना कोई रोल दे सकते हैं। कई बार इन्होंने इस तरह के इशारे भी दिए कि इंडिया को कोई ना कोई रोल अपने हवाले से भी दे सकते हैं, लेकिन 4-5 साल के इंतज़ार के बाद उनको भी कोई आसार नज़र नहीं आए कि चीन के खिलाफ इंडिया एक हद से आगे जाने को तैयार है। इसके अलावा जापान को एक कंसर्न ये भी था कि रशिया के ऊपर इंडिया की मिलिट्री डिपेंडेंस है, और रशिया है जापान का सबसे बड़ा मुखालिफ और सबसे बड़ा उनका हरीफ रशिया है। लिहाजा इन फैक्टर्स की वजह से जापान को नज़र आ गया था कि उनकी सिक्योरिटी के हवाले से कम इंडिया कोई रोल प्ले नहीं कर सकता, और ऐसे में अमेरिका और जापान ने नए नए प्लेयर्स पे अब रिलाई करना शुरू कर दिया है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। यूके को अब बहुत बड़ा एक रोल दिया जा रहा है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में, और ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि यूके और जापान एक मेजर डिफेंस डील साइन करने वाले हैं अगले महीने दिसंबर में। इसमें ना सिर्फ वो एक दूसरे को मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई करेंगे, लॉजिस्टिक्स के इश्यूज एक दूसरे के वो देखेंगे, बल्कि बूट्स ऑन ग्राउंड की भी बात हो रही है। यानी कि यूके की मिलिट्री जापान आएगी टू प्रोटेक्ट जापान फ्रॉम चाइनीज थ्रेट्स। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस साल वैसे मई के अंदर जब बोरिस जॉनसन साहब पीएम थे यूके के, तब से लेकर दोनों मुल्कों के दरमियान बाज़ाब्ता इस बड़े मिलिट्री पैक्ट पे बातचीत चल रही थी, और अब ये बातचीत तकरीबन फाइनल होने वाली है। एक सबसे बड़ा इशू यहाँ पर यह था इन दोनों मुल्कों के दरमियान, जिस वजह से लंबे अरसे से ये मुआहिदा बीच में अटका हुआ था और फाइनलाइज नहीं हो पा रहा था, और वो बड़ा इशू ये था कि यूके के जापान में मिलिट्री भेजने, या जापान की मिलिट्री अगर यूके आती है किसी भी हवाले से ट्रेनिंग लेने या किसी भी हवाले से, तो उस सूरत में उन फौजियों पे कानून किस मुल्क का अप्लाई होगा। क्योंकि देखें 2-4 रोज की बात तो नहीं होती ना, इस तरह के जो पैक्ट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के होते हैं, कई कई साल के होते हैं, तो कई कई साल तक फौजों का एक दूसरे के मुल्क में रहना। इस सूरत में अगर कोई फौजी वहां पर कोई जुर्म कर ले या कोई ऐसी वैसी बात कर दे वहां पे, तो उसके ऊपर कानून कौन सा अप्लाई होगा, जापान का कानून अप्लाई होगा या यूके का कानून अप्लाई होगा। ये जो मसला था ना, इसकी वजह से ये मुआहिदा काफ़ी महीने लटका रहा बीच में। जापानीज़ कह रहे थे कि भाई अगर हमारे मुल्क में यूके के फौजी आएंगे और अगर कोई कानून तोड़ दे, कोई किसी को बेगुनाह कत्ल कर दे, तो जाहिर है उन पे हमारा कानून होना चाहिए अप्लाई। लेकिन यूके वाले कह रहे थे कि नहीं, हमारा होना चाहिए। अब मसला यह है कि दोनों मुल्कों का कानून भी तो मतलब बज़ाहिर बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है ना। देखें जापान के अंदर मिसाल के तौर पर कैपिटल पनिशमेंट है, डेथ पेनल्टी। जापानीज आज भी डेथ पेनल्टी देते हैं, लेकिन यूके के कानून में ये है ही नहीं। वो 1960s में जाके उन्होंने आखिरी बार किसी को डेथ पेनल्टी दी थी, उसके बाद उन्हें ख़त्म ही कर दिया। अब फिर इन्होंने दोनों ने सोल्यूशन ये निकाला कि जब सोल्जर्स ऑन ड्यूटी होंगे, मतलब अगर यूके के सोल्जर्स उधर हैं या जापानीज सोल्जर यूके में अगर ऑन ड्यूटी होंगे, तो होम कंट्री का कानून होगा। आसान भाषा में ये कि यूके का फौजी जापान में ऑन ड्यूटी होगा तो उस पर यूके का लॉ अप्लाई होगा, और ऑन ड्यूटी नहीं होगा तो जापान का लॉ उस पर अप्लाई होगा। ये एग्री कर लिया दोनों ने। और 2 रोज़ पहले फिर फ्राइडे को ऋषि सुनाक, जो कि यूके का नया पीएम बना है, और इनकी और जापान के हेड ऑफ द स्टेट जो है ना, दोनों के दरमियान फ़ोन पे बात हुई और उस पर यह मुद्दा भी डिस्कस किया गया है। अच्छा, बाय द वे ऋषि सुनाक का बता दूं आपको, काफ़ी मैं देख रहा हूं इंडिया के अंदर ख़ासतौर पर व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक शोर सा मचा हुआ है कि जी इंडियन जो है वो अब रूल करेगा यूके को। लेकिन देखें, ऋषि सुनाक के जो पेरेंट्स थे ना, दे वर पाकिस्तानी। हिज पेरेंट्स वर फ्रॉम गुजरांवाला सिटी ऑफ पाकिस्तान, जो कि पंजाब के अंदर आता है। तो ये गुजरांवाला के हैं, पाकिस्तान के हैं, ये इंडिया से इनका ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान से इसके पेरेंट्स फिर माइग्रेट करके गए थे अफ्रीका की तरफ, और वहाँ से फिर ये यूके चले गए थे। बहरहाल ये माहिदा बड़ा सिग्निफिकेंट है, और जापान और इनके दरमियान जो है ये एक बहुत दूर रस नताइज इसके होंगे। जापान का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है जापान टाइम्स, इन्होंने आज रिपोर्ट किया है कुछ देर पहले कि जापान एंड ब्रिटेन लुक टू साइन डिफेंस पैक्ट नेक्स्ट मंथ, रिपोर्ट सेस। इंडिया ने देखें स्पेस छोड़ी ना, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में सारे देख रहे थे इंडिया की तरफ कि इंडिया जो है वो कोई बड़ा रोल प्ले करेगा, लीड करेगा चाइना के खिलाफ, तो उन्होंने एक स्पेस छोड़ी।
इंडिया ने रीथिंक किया है असल में बाद में जाके कि वी माइट नॉट बी एबल टू कम्पीट विद चाइना मिलिटरली। हालांकि इंडिया की जो इनिशियल असेसमेंट थी 1-2 साल पहले वो ये थी, 2018-19 से लेकर उनकी ये असेसमेंट थी, जब से ये लद्दाख वाला वाकया हुआ है ना उससे पहले इंडिया की ये असेसमेंट थी कि वी कैन कंटेन चाइना विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इंडिया आउट होता जा रहा है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी से, मिलिट्री महाज से, या एटलीस्ट उसका रोल श्रिंक होने लगा है वहाँ से, और दूसरे प्लेयर फिर यहाँ पर इन होने लगे हैं। क्वाड से ज़्यादा ऑक्स प्लस एक्टिव नज़र आ रहा है। ऑक्स भी एक फोरम है ना ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस वालों का। अब मैं इसको ऑक्स प्लस इसीलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि देखें ना, ऑफिशियली तो नहीं बना ऑक्स प्लस, लेकिन जापान का यूके के साथ मिलना जाहिर कर रहा है कि ऑक्स प्लस नाम की कोई चीज़ ऑलरेडी बनने लगी है, क्वाड साइड पे हो रहा है। नाउ इस डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा ग्लोबल इम्पैक्ट भी हो सकता है, जो आज के एपिसोड का मेरा मेन मुद्दा है ना, मैं अब उस पर आता हूँ। एक बहुत बड़ा इसका ग्लोबल इम्पैक्ट हो सकता है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा पोटेंशियल थ्रेट मौजूद है दुनिया के लिए। कैसे? देखें, आप जानते हैं कि चाइना क्वाड को एशियन नेटो कहता रहा है ना, कहता है ना ये एशियन नेटो या नेटो की टाइप की कोई चीज़, यानी चाइनीज़ को कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन है कि कोई नेटो हमारे खिलाफ यूज़ हो सकती है, तो उनके माइंड में वो चीज़ें हैं, इसीलिए एशियन नेटो का नाम लेते रहे। चाइनीज़ को ये इन्फॉर्मेशन है, उनकी इंटेलिजेंस वालों को भी पता है कि कोई नेटो का लिंक है हमारा और उनका, इसीलिए वो बार बार इन अलायंसेस को नेटो की शक्ल में देखते रहे हैं। तो चाइना क्वाड को एशियन नेटो ओपनली कहता रहा, और चाइनीज़ कई बार कह चुके हैं कि ये कोई नेटो की तरफ की फोर्स हमारे खिलाफ बनाई जाएगी। अब वो तो नहीं बन सकी, अभी तक नहीं बन सकी, क्योंकि चाइना जो है वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके किसी मुल्क को डरा धमका के, किसी को प्यार से, किसी को लालच दे के अभी तक अपनी तरफ कर ही लेता है। तो वो जो अमेरिका जो भी प्लान्स बनाता है वो ठुस हो जाता है शुरू में। लेकिन इट अपीयर्स कि ये जो जापान और यूके की डील हुई है ना, या होने जा रही है, मेरी ये असेसमेंट है कि इसके जरिए मौजूदा जो यूरोपियन नेटो, असली नेटो है, इसको चीन के खिलाफ खड़ा करने की कोई प्लानिंग या कोई शक्ल निकल सकती है। ये कोई बड़ी लेवल की मुझे गेम लग रही है। आप देखें कहाँ यूरोप का मुल्क है, यूके यूरोप के अंदर है, और कहाँ जापान, हज़ारों किलोमीटर का दोनों का रीजन ही डिफरेंट है, लेकिन इतना बड़ा इंपॉर्टेंट मिलिट्री पैक्ट करने वाले हैं ये अगेंस्ट चाइना। तो यूके तो नेटो का मेंबर है ना, ये जो यूके आ रहा है कंटेनमेंट ऑफ चाइना के लिए जापान के अंदर, बूट्स ऑन द ग्राउंड, तो ये तो नेटो का मेंबर है। और ये आके चीन को कहेंगे कि आ बेल मुझे मार, यानी कि इनके फौजी फिर हमें सीएफ जापान में और जापान के अंदर भी मेनलैंड में हमें अमेरिकन फौजियों के साथ और जापानीज के साथ घूमते हुए नजर आएंगे। तो यूके के साथ चाइना का अगर कोई भी क्लैश होता है इस सूरत में, सीएफ जापान के अंदर या इस रीजन के अंदर कोई भी क्लैश होता है, और अगर इनमें कोई छोटा मोटा हमला हो जाता है, चाइना कोई छोटा मोटा हमला कर देता है इनके ऊपर, तो नेटो के पास तो एक आर्टिकल 5 भी है ना, कानून उनका जो आर्टिकल 5। अब आर्टिकल 5 क्या है ये जरा पढ़ लें आप। आर्टिकल 5 provides that if a NATO ally is the victim of an armed attack, each and every other member of the alliance will consider this act of violence as an armed attack against all members and will take actions it deems necessary to assist the ally attacked। आर्टिकल नंबर 5 नेटो का, कानून नंबर 5 सारे मुल्कों पे अप्लाई होता है, जो भी नेटो के अंदर शामिल हैं। किसी एक नेटो मेंबर मुल्क पे हमला, पूरे के पूरे नेटो पे हमला कंसीडर होगा, और सारा का सारा नेटो, सारे के सारे मुल्क मिलके रिस्पॉन्ड करेंगे, हमले के जवाब में मिलके हमला करेंगे। तो अगर इस रीजन में यूके की फोर्सेस ज़रा सा क्लैश छेड़ देती हैं चाइना के साथ, और चाइना इनके ऊपर अटैक कर देता है, जवाबी फायरिंग ही कर देता है मिसाल के तौर पे, तो क्या पूरा नेटो उठेगा चीन के खिलाफ? ये मुझे एक बहुत परेशान कर रही है बात कि ये क्या हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि ये बड़ी वेल कैलकुलेटेड और सोची समझी एक प्लानिंग मुझे लग रही है चीन के खिलाफ एक ग्लोबल महाज बनाने के हवाले से। यूके है यूरोप में, लेकिन फोर्सेस भेज रहे हैं हज़ारों किलोमीटर दूर जापान के अंदर, जिनका फटा चीन के साथ है और रूस के साथ है। मेरा ख्याल है कि ये मुआहिदा यूके और चीन के रिलेशंस को सिग्निफिकेंटली डाउनग्रेड कर देगा, और मुमकिन है कि चीन के मामले में नेटो के अंदर एक क्लियर स्प्लिट पैदा हो जाए आने वाले दिनों में। मुझे नहीं लगता कि नेटो वाले ये इतना बड़ा रिस्क लेंगे कि यूके की शरारतों की वजह से वो अपनी सिक्योरिटी दाव पे लगाएंगे। आई डोंट थिंक सो। लेकिन अगेन मुआहदे के तहत वो हैं तो बाउंड इस पे कि अगर यूके पे और इनका हो जाए क्लैश फॉर एग्जांपल, तो ये रिस्पॉन्ड करें, हैं तो बाउंड ये इस हवाले से।
ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो डेवलप हो रहा है। देखते हैं चाइना इसको कैसे काउंटर करता है। अभी तक उन्होंने सारे वो जो नेटो, एशियन नेटो बन रही थी, वो प्लान सारे के सारे ठुस करवा दिए उन्होंने, लेकिन ये नेटो ऑलरेडी बनी हुई है। इसको कैसे ये काउंटर करते हैं, दैट वी नीड टू सी।